अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात इंडिया एनर्जी वीक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में आयोजित इस कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया, जिनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोफ्यूल E20 को लॉन्च किया, जिसकी बिक्री आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 रिटेल केंद्रों पर शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले 2 सालों में यानी 2025 तक इस बायोफ्यूल E20 का विस्तार तेजी से किया जाएगा। प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत हो गई है और इसका आगाज कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आईटी सिटी बेंगलुरु में इंडिया ग्रीन एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने E20 बायोफ्यूल की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 देशों के मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में इस बायोफ्यूल E20 की सौगात देश को दी, जो आज से देश के 15 शहरों के 84 आउटलेट्स पर मिलना शुरू हो गया है। 8 फरवरी तक बेंगलुरु में चलने वाले इस इंडिया एनर्जी वीक में एनर्जी सेक्टर से जुड़े देश और दुनिया के कई दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बेंगलुरु में किए हैं और जो इंडिया एनर्जी वीक का प्रोग्राम है और 3 दिन इसी बेंगलुरु में बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में चलेगा। आप देख सकते हैं ऐसा तैयारी हो चुका है। इधर हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3, हॉल 4 ऐसा 4 आउटफिट्स है जहां शोकेस कर सकते हैं एनर्जी, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कैसे एथेनॉल ब्लेंडेड एथेनॉल मिक्स करके फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करना और एमिशंस को रिड्यूस करने की भारत का कोशिश जो है उसका एक शोकेस और प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। और नॉट जस्ट भारत बट अन्य राष्ट्र ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज का डेलीगेट्स जो है वो इसी इंडिया वीक एनर्जी में पार्टिसिपेट ले रहे हैं और 8,000 डेलीगेट्स और 10,000 एग्जीबिटर्स भी इसी इंडिया वीक एनर्जी में शामिल हो रहे हैं। अभी तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का ही मिश्रण करने की मंजूरी है, लेकिन अब सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के जरिए पेट्रोल के आयात बिल में कटौती करना चाहती है। सरकार का टारगेट है कि साल 2025 तक सिर्फ E20 बायोफ्यूल की ही बिक्री देश में की जाए, यानी सरकार आने वाले 2 सालों में चरणबद्ध तरीके से E20 बायोफ्यूल को तेजी से विस्तार देगी। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। जिस बायोफ्यूल को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया उसमें E मतलब इथेनॉल है और 20 का मतलब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, एथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में उतनी ही ज्यादा होगी। पर्यावरण के लिहाज से बायोफ्यूल का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अगर बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें प्रदूषण को काफी हद तक कम करने की क्षमता है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में सरकार ने बायोफ्यूल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं और हाल ही में पेश हुए आम बजट में सरकार ने एनर्जी सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर किया। फ्रेंड्स, भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने 1 सप्ताह पहले आए बजट में और मजबूत किया है। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और एनकरेज किया गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए
प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे गए हैं। E20 बायोफ्यूल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में सोलर एनर्जी से चलने वाले इंडोर सोलर कुकर और अनबॉटल्ड ड्रेस को भी लॉन्च किया। The twin cooktop indoor solar cooker, and this will be the green, clean and a permanent solution for the cooking needs of the household of not only India but also the rest of the world. ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते इन कदमों को प्रदर्शित करने के मकसद से ही इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों की वजह से लोगों का बैटरी से चलने वाले वाहनों की तरफ रुझान बढ़ा है, लेकिन फिर भी महंगे होने की वजह से देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी पहुंच से ई व्हीकल बाहर है। जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, मेघालय जैसे राज्यों ने ई व्हीकल पर सब्सिडी ऑफर दिया है। फिर भी बैटरी की कीमत ज्यादा होने की वजह से आम लोगों के लिए ई व्हीकल की खरीद फायदे का सौदा साबित नहीं हो पा रही है। जबकि ये बात जग जाहिर है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और फोर व्हीलर के इस्तेमाल से पैसों की बचत और पर्यावरण को कम नुकसान होगा। तब भी कम आय वाले लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल में इथेनॉल की ज्यादा से ज्यादा ब्लेंडिंग यानी मिलाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले 9 सालों में पेट्रोल में इथेनॉल 1.5% से बढ़कर 10% हो चुका है। आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में E20 ईंधन लॉन्च करके केंद्र सरकार 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल ये लाजमी है कि आखिर ये E20 फ्यूल है क्या, तो ये हम आपको बताते हैं। अभी तक जो पेट्रोल हमें मिलता है उसमें 90% पेट्रोल है, जबकि 10% इथेनॉल की मात्रा होती है। पर अब E20 ईंधन में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होगा। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसको बनाने के लिए कच्चे तेल की जरूरत नहीं होती। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का जैसी फसलों का इस्तेमाल होता है। इन पौधों से निकले स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से ही इथेनॉल बनता है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर गन्ना और मक्का की पैदावार होती है। ऐसे में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर तेल कंपनियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जितना इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा, गन्ना और मक्का पैदा करने वाले किसानों को उतना फायदा होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी यह फायदेमंद सौदा है। भारत में अभी इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 35% से ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता भी कुछ ज्यादा है। भारत की लगभग 85% ईंधन की जरूरत आयात से पूरी होती है। दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही बातों से निजात मिलने का एक उपाय इथेनॉल है। कई देशों में इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल का फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। अब इनमें कौन से देश है वो भी बता देते हैं। ब्राजील का नाम सबसे पहले आता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% इथेनॉल से चलती हैं। इसके साथ ही बाकी वाहन भी 24% इथेनॉल मिला ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और चीन भी इथेनॉल आधारित फ्लेक्सी फ्यूल को बढ़ावा दे रहा है। 18 यूरोपीय देश भी इथेनॉल बेस्ड फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि भारत के ऑटोमोबाइल दुनिया से जुड़े एक्सपर्ट्स पेट्रोल में इथेनॉल के ज्यादा इस्तेमाल का नुकसान भी गिना रहे हैं। बेशक आशंकाएं अपनी जगह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पेट्रोल का मौजूदा स्वरूप जेब और पर्यावरण दोनों पर भारी है। इथेनॉल क्या होता है ये अब हम समझ गए हैं, लेकिन मौजूदा पेट्रोल से कितना अलग है और इससे पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान में कैसे कमी आएगी, ये कुछ अहम बातें हैं जिसे समझने की जरूरत है। इसी को लेकर हमने बात की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डॉक्टर BW पांडे से, जिन्होंने हमें E20 पेट्रोल के फायदे एक एक करके गिनाए। E20 पेट्रोल का तात्पर्य है कि 20% पेट्रोल में एथेनॉल का कंट्रीब्यूशन, 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। अभी तक भारत में
E10 चल रहा था, यानी 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल। E20 होने के बाद पर्यावरण पे इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। तो जितना ही ज्यादा इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन होगा, पोल्यूशन पर उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। इसलिए भारत देश ने E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिससे कि जो महानगर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कानपुर है, लखनऊ है, जो बड़े महानगर हैं, खास करके उत्तर भारत के नगर जहां पर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, महाद्वीपीय प्रभाव है, जहां पर जरा सा भी हवा शांत होने से बड़े पैमाने पर हवा में प्रदूषण फैल जाती है। एसपीएम की मात्रा प्रदूषण से अति खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाती है। ऐसे शहरों में E20 पेट्रोल से बड़े पैमाने पर राहत की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं बात शौर्य के उत्सव की। तिरुवनंतपुरम के आकाश में हिंद के वायुवीरों ने ऐसे फॉर्मेशन दिखाए कि लोग रोमांचित हो गए। देश के वीर सपूतों का ये पराक्रम तिरुवनंतपुरम में आयोजित एयर शो में देखने को मिला और इसका मकसद वायुसेना की तरफ नौजवानों के रुझान को बढ़ाना है। खुले आसमान में वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने जता दिया कि उनके हुनर का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रोमांच से भरपूर हैरत अंगेज उड़ान, हवा में कलाबाजियां खाते एयरफोर्स के विमान, आकाश में हिंद के वायुवीरों की जाबाजी का प्रमाण। वायुसेना के सूर्य किरण विमानों ने तिरुवनंतपुरम के आसमान में उड़ान भरी तो सभी की निगाहें इन विमानों पर टिक गईं। अलग अलग दिशाओं में इन 5 विमानों ने सूर्य की किरणों की तरह ही आसमान पर अपनी काबिलियत की इबारत लिख दी। पांच विमानों का यह फॉर्मेशन जब सीधा आसमान की तरफ बढ़ा तो देखने वाले हैरत में पड़ गए। आसमान में ऊंची उड़ान के बाद इन विमानों ने सीधा समंदर की तरफ गोता लगाया। हिंद के वायुवीरों का यह कारनामा देखने के लिए समंदर किनारे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। As far as flying experience is concerned, we had a wonderful time here in Kerala, in Trivandrum. As you can see, skies are blue, and we really had a great time today. सूर्य किरण की टीम दुनिया के उन चुनिंदा एरोबैटिक टीमों में शामिल है जो ऐसे हैरतअंगेज करतब को अंजाम दे सकती है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इस टीम के पायलट्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वर्षों की ट्रेनिंग के बाद ही एक पायलट सूर्य किरण टीम का हिस्सा बनने का हुनर हासिल कर पाता है। All the pilots are from fighter background. They are from different fleets. Like some of them are from Su-30, some of them are from Mirages, Jaguars, MiG-29s. So it is volunteer basis. When we ask for pilots to volunteer, they volunteer. They come to us. We carry out some selection trials, and post-selection trials, we select the good of good. सूर्य किरण एरोबैटिक टीम में 13 पायलट होते हैं। इनमें से 9 पायलट एक बार में उड़ान भरते हैं। लड़ाकू विमानों के पायलटों को ही इस टीम में शामिल किया जाता है। सभी पायलट्स एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं। इन पायलट्स के पास करीब 2000 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव होता है। तिरुवनंतपुरम में इस एयर शो का मकसद वायुसेना की तरफ नौजवानों का रुझान बढ़ाना है। एयर शो के आखिरी हिस्से में इस टीम ने आसमान में दिल का शेप बनाकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत दिया। इस टीम का कारनामा देखने वालों के लिए ये एयर शो एक यादगार बन गया। एयरफोर्स को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे दिलों की धड़कन है एयरफोर्स। वाह, वेरी नाइस, एंजॉयफुल, बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। अच्छा लगा। बरसों से सूर्य किरण वायुसेना के हुनर की पहचान बन चुका है।
हवा में यह हैरत अंगेज करतब गवाही दे रहा है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे काबिल वायुसेना में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 615 एकड़ में फैली HAL की इस नई फैक्ट्री में हर तरह के हेलीकॉप्टर्स बनाने की योजना है। इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के अलावा रुद्र भी शामिल है। शुरुआत में यहां हर साल 30 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, बाद में इसे बढ़ाकर 60 से 90 करने की योजना है। ऐसे में HAL की इस फैक्ट्री से देश की सुरक्षा में और क्या फायदा है, ये बता रहे मेरे सहयोगी सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की HAL की वो फैसिलिटी या फिर प्रोडक्शन यूनिट जो आने वाले वक्त में भारतीय सेनाओं के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगी। दरअसल HAL लगातार इन कामों पर बहुत तेजी से कर रहा था, लेकिन ये दुनिया की यानी आप कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी ऐसी प्रोडक्शन यूनिट या फैसिलिटी होगी जिसमें भारत के खुद स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। HAL लगातार इन पर काम कर रहा है, लेकिन अभी जो फोकस होगा वो कुछ सालों के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स पर होगा जिनका वजन करीबन 3 टन से 5 टन का हो सकता है। इसके बाद बाकी के यानी आगे जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद और हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी किया जाएगा। दरअसल आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार ये देश की सबसे बड़ी या फिर कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी भी इसको कहा जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि देखिए इस फैसिलिटी के अंदर ना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स बल्कि उनके सारे पार्ट्स यानी प्रोडक्शन यूनिट के सारे पार्ट्स को बनाया जाएगा। HAL लंबे समय से भारत में ऐसे आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये भारत के आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है उसको तो बूस्ट करेगा ही, बल्कि भारत को जो लगातार एक एक्सपोर्टर के तौर पर देखा जा रहा था डिफेंस सेक्टर में, उसको भी ये काफी ज्यादा आगे ले जाएगा। हालांकि करीबन 615 एकड़ की जमीन पर या फिर इलाके में ये फैला होगी प्रोडक्शन यूनिट और इसमें करीबन 1000 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाना है जो करीबन 20 साल के समय में किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ईयरली प्रोग्राम की अगर बात करें तो करीबन सबसे पहले साल के अंदर ये करीबन 30 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेंगे, उसके बाद करीब फिर 60 और उसके बाद धीरे धीरे 90 हेलीकॉप्टर्स का करीबन 1000 हेलीकॉप्टर्स इस पूरी फैसिलिटी से निर्माण करने का प्रोग्राम रखा गया करीबन 20 साल में। और इसमें सबसे खास बात ये कि ये लाइट हेलीकॉप्टर्स जो होंगे, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो होंगे वो भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवी को भी दिए जाएंगे। इसके बाद मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और उसके बाद और दूसरे हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी किया जाएगा, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए बल्कि सिविलियन अथॉरिटीज के लिए। यानी अगर कोई और भी अपने यहां से हेलीकॉप्टर्स लेना चाहता है तो फिर HAL से एग्रीमेंट कर सकता है। अगर आप तस्वीरें देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि ना सिर्फ HAL के चेयरमैन बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और इनके अलावा जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और कई ऐसे आपको आला अधिकारी भी नजर आ जाएंगे। दरअसल इसका सबसे खास फायदा ना सिर्फ भारत की रक्षा क्षेत्र को या फिर आप कह सकते हैं आर्म फोर्सेस को मिलेगा, बल्कि हमारे लगातार जो कामगार या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको भी मिलेगा। यानी इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे आने वाले वक्त में। और भारत ने इस फैसिलिटी को बनाने के बाद ये तय किया है कि भारत की जो क्षमता या फिर जो भारत की जरूरतें हैं वो इसी फैसिलिटी से या फिर इस जगह से पूरी की जाएंगी। रक्षा क्षेत्र में निर्माण की दिशा में भारत ने मजबूती से एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। आज पूरी दुनिया उसके इस कदम की साक्षात गवाह भी बनी जब भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस और फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29 उतरे और उड़ान भरी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पिछले साल नवंबर में भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ था। INS विक्रांत का क्रिटिकल फ्लाइट मोड के लिए ट्रायल मोड में है। ऐसे में तेजस और MiG-29 का उतरना और उड़ान भरना ये साबित करता है कि हमने जेट आधारित लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तकनीक बना ली है। और बात सोलर एनर्जी प्लांट के नए अध्याय की। नया अध्याय इसलिए क्योंकि सोलर एनर्जी प्लांट को नए प्रयोग के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत हुई है। इससे सोलर मॉड्यूल तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी।
क्या है उत्तर भारत की तैरती सबसे बड़ी परियोजना, देखिए जरा। नीचे मछली, ऊपर बिजली, ये इंसानी दिमाग का कमाल है। लेकिन असल में ये पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने की शानदार पहल है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसे सोलर एनर्जी प्लांट का नया अध्याय भी कहा जा सकता है। दरअसल पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में ये अनोखी पहल हुई। इस प्लांट से चंडीगढ़ में साल में कम से कम 35 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 39 और धनास झील पर बनाया गया है। ये 22,000 किलोवाट पीक की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है और धनास में फव्वारों के साथ 500 किलोवाट पीक का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल बनाए गए हैं, यानी कि पानी में तैरते हुए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सोलर पैनल। आपको बता दें कि ये जो दोनों सोलर पावर पैनल बनाए गए हैं, इससे सालाना 35 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। उसके साथ साथ जैसा कि चंडीगढ़ में जो जमीन की कमी है, उसके चलते ये फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल्स है वो पानी में बनाए गए हैं और इससे जो इवेपोरेशन है वो कम होगी और लगभग पूरे साल में 20,000 लोगों को जितना पानी चाहिए होता है वो पानी भी बचाया जा सकेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव के मुताबिक वन विभाग के सभी भवनों और कार्यालयों की बिजली जरूरतों को धनास झील और चंडीगढ़ में स्थापित परियोजना के जरिए पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ में सबसे मेन कंस्ट्रेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। 114 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे लैंड लिमिटेड है, रूफ स्पेस लिमिटेड है। अगर हमको सोलर को आगे बढ़ाना है तो हमको कुछ इनोवेटिव वे सोचना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये फ्लोटिंग सोलर, जहाँ पे जो है पानी स्टैग्नेंट पानी है, वाटर वहाँ पे स्टोर होता है, जैसे सेक्टर 39 वाटर वर्क्स में हम लोगों ने किया है, तो वहाँ पे रॉ वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर रॉ वाटर स्टोर होता है और वहाँ से फर्दर ट्रीटमेंट होके फिर लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। तो वो टैंक को हम यूटिलाइज किया। दिस इज ए लैंड न्यूट्रल प्रोजेक्ट और वो टैंक को यूटिलाइज करके उसके ऊपर फ्लोटर लगाया, फ्लोटर लगा के सोलर पैनल को फिट किया। तो मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं, ओनली एक से इनोवेटिव हुए और जिसमें हम लोगों ने लैंड को भी बचा लिया और साथ साथ जो है पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोटर लगा के सोलर लगा दिए। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी सोलर पावर प्लांट की तरह ही काम करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये सोलर प्लेट तैरती है। मतलब ये कि इस सोलर पैनल को तालाब, झील और जलाशय पर लगाया जा सकता है और ये सौर ऊर्जा वाले फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर लगे होते हैं। खास बात ये है कि इन्हें किसी भी तरह पानी में लगाया जा सकता है, यानी इसके लिए जल स्रोत की ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा तालाब, नदी में सौर पैनल की मौजूदगी से पानी के भाप बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। यहाँ पे बिजली जो प्रोडक्शन होगी बाकी रूफटॉप के हिसाब से ये ज्यादा प्रोडक्शन होगी बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर। इसमें लगभग 8-10% जो है एक्स्ट्रा पावर प्रोडक्शन होगा। उसके साथ साथ जो जैसे 2 मेगावाट का हम लोगों ने प्लांट लगाया, 2 मेगावाट का प्लांट से जो एवापोरेशन लॉस चेक करेगा, पानी अदरवाइज जो है सनलाइट से एवापोरेशन भी होता है, उसमें लगभग 20,000 लोगों का सालाना जितना पानी का रिक्वायरमेंट है लॉस होता था वो भी बच जाएगा हमारा। हाँ जी। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक और खासियत है कि ये जलस्तर कम ज्यादा होने पर खुद ही ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं। तेज लहरों या फिर पानी बढ़ने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे सूर्य की किरणों से लगातार बिजली का उत्पादन होता रहता है
और कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति भी मिल जाती है। चंडीगढ़ सिटी को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कैसे पॉल्यूशन से हम लोगों को बचाएं, कैसे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचाएं। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीनरी, इतना सारा ग्रीनरी है, 50% इतना छोटी सी सिटी है, इतना पॉपुलेशन प्रेशर है, इतना व्हीकल है, उसके बाद भी 50% ग्रीनरी है। यहाँ पे साइकिल ट्रैक देखेंगे, 200 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल ट्रैक है, सोलर सिस्टम हो गया। ये सारा जो है बहुत सारा जो एक्शन लिया जाता है बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक द सिटी कार्बन न्यूट्रल। तो ये भी उसी दिशा पे एक सोच है कि हम और क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं सिटी के लिए, ताकि सिटी जो है पूरा एंटायर कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल बने। जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। चंडीगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में पानी पर तैरते इस अनोखे सोलर प्लांट का प्रयोग किया जा चुका है और इन्हें सफलता भी मिली है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सौर ऊर्जा क्रांति की जमीन तैयार हो रही है। दरअसल बिजली उत्पादन करने के लिए सोलर एनर्जी देश का भविष्य है, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट्स भी देश भर में चलाए जा रहे हैं। आज न केवल शहरों बल्कि भारत के दूर दराज के गांवों में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इसके लिए नई नई तकनीक का प्रयोग भी हो रहा है और इन्हीं तकनीकों में से एक है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जो न केवल बिजली उत्पादन करता है बल्कि पर्यावरण को साफ रखने, जल संरक्षण में अहम भूमिका भी निभा रहा है। सोलर एनर्जी प्लांट फ्लोटिंग ड्रम के सहारे पानी में तैरते हैं। दरअसल ये प्लांट एक खास मैकेनिज्म पर टिका है। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट परियोजना देश में कई राज्यों में चल रही है। सबसे पहले हम बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओंकारेश्वर डैम में बनाया जाएगा। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की ये परियोजना 600 मेगावाट की क्षमता की होगी। इसके अलावा चंडीगढ़ के बाद देश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना में। तेलंगाना के रामागुंडम की इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलती है। इससे पहले एनटीपीसी ने केरल के कायमकुल्लम में तैरते हुए सौर परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें 92 मेगावाट पावर का फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सोलर एनर्जी प्लांट, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट, जहां पर सिम्हाद्री जलाशय की सतह पर 25 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता की बात अगर की जाए तो 217 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी उत्पन्न की जाती है। बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 2 जगहों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। बिहार के सुपौल जिले में राज्य का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, जिससे 525 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा बिहार के दरभंगा में भी तैरता सोलर पावर प्लांट है, जिसकी मदद से 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें फ्लोटिंग सौर परियोजना, ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। हमारे पास बहुत सी वाटर बॉडीज हैं जिनका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, या वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड है। तो वहां पर अगर हम ये पैनल लगाते हैं तो हम जो सोलर एनर्जी है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये जो सोलर पैनल हैं, अगर हम इन्हें कूलिंग एनवायरनमेंट में लगाते हैं तो हाई एनर्जी एफिशिएंसी इनकी देखने को मिलती है। तीसरी बात, ये एक अलग ही इकोसिस्टम डेवलप करती हैं, जिससे कि आप कह सकते हैं न्यू स्पीसीज में या बायोडाइवर्सिटी में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जो हमारे जो पॉन्ड्स या तालाब के ऊपर काई जम जाती है, ये उसको नहीं जमने देती। इसके अलावा ये वाटर प्योरिफिकेशन में भी काफी मदद करती है। खबर सुप्रीम कोर्ट से। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने
इन 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले 3 चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं, जबकि इसके अलावा 2 जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आज इन 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो गई। पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, मगर इन जजों के नामों पर केंद्र की मंजूरी 24 घंटे पहले मिली, जिसकी जानकारी कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर शेयर की। जिसके बाद आज सुबह देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इन जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ के लिए सबसे पहले जस्टिस पंकज मित्तल को बुलाया गया, जिनका मूल कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। वो पिछले साल 14 अक्टूबर से राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। 17 जून 1961 को जन्मे जस्टिस मित्तल ने 1985 में मेरठ कॉलेज से LLB पूरी की और उसी साल उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। I, Pankaj Mittal, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, दूसरे नंबर पर जस्टिस संजय करोल को शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के समय वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 23 अगस्त 1961 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे जस्टिस करोल ने शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल और राजकीय डिग्री कॉलेज से शिक्षा हासिल की है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और फिर 1986 में एक वकील के रूप में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। उन्हें नवंबर 2018 को त्रिपुरा हाई कोर्ट और 11 नवंबर 2019 को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद बारी आई जस्टिस पीवी संजय कुमार की। 5 जजों की सूची में वरिष्ठता में वो तीसरे स्थान पर हैं। 14 अगस्त 1963 को जन्मे पीवी संजय कुमार ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया है और 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। जल्द ही उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2008 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के समय वो 2021 से मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। I, Puliguru Venkata Sanjay Kumar, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, शपथ लेने वाले जजों की लिस्ट में अगला नाम जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह है। 11 मई 1963 को जन्मे जस्टिस अमानुल्लाह पटना हाईकोर्ट से संबंध रखते हैं। उन्होंने 1991 में बिहार राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। जून 2011 को पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाए जाने तक वो इसी हाईकोर्ट में सरकारी वकील थे। 10 अक्टूबर 2021 को उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए 5 जजों में 5वें स्थान पर जस्टिस मनोज मिश्र हैं। जून 1965 में पैदा हुए जस्टिस मिश्रा ने 1988 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से वकालत शुरू की थी और 21 नवंबर 2011 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज बनाया गया था। इसके बाद अगस्त 2013 को उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली। I, Manoj Mishra, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने 2 और जजों के नाम की सिफारिश की है। उनकी नियुक्ति के बाद कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी क्षमता है। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।